Hello students, class 7th SST. So chapter 3, changing earth. It means there are a lot of reasons by which the landforms of earth come in existence. So there are a lot of external forces that helps to make different kind of landscapes. At the same time, when other kinds and the various kind of the forces work on the earth crust and it become a lot of the landscapes, it is very essential for us to just read that how these landscape become in existence. So we have learned about in the last class the work of a river, and now today we are to start from the work of sea waves. समुद्री लहरें, waves मतलब तरंगे, लहरें, sea waves का कार्य कि वे किस तरह से अर्थ को चेंज करती है, वे किस तरह से जो है वो अर्थ के लैंड फॉर्म्स को या कई तरह के अर्थ के अंदर जो लैंड फॉर्म है उनको बनाने में मदद करती है. The erosions and the depositions of the sea waves gives rise to the coastal landforms. समुद्री तरंगों द्वारा जो अपर्दन होता है या फिर उसके उनके द्वारा जो निक्षेप मतलब जो चीजें लाई जाती हैं उसके साथ में तरंगों के साथ में आती है, उससे कई तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं. सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक, वे कंटिन्यूसली जो है वो सी वेव्स आगे से आती है, जिस डायरेक्शन से वो आती है वो और वो इम्पैक्ट करती है, मतलब चोट पहुंचाती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट करती है समुद्र के पास में खड़ी चट्टानों और उसका जो कोस्टल एरिया होता है उसकी रॉक्स को इम्पैक्ट करती है. क्लियर? सो इससे क्या होता है, स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक डेवलप, और जब वो स्ट्रोक करती है बार बार ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस चलता ही रहता है. क्लियर? तो इससे क्या होता है कि इन रॉक्स के बीच में जो है वो क्रैक्स आ जाते हैं. क्रैक माने दरारें पड़ जाती है. सो एंड दस क्रैक डेवलप ओवर टाइम. अब ये जब कंटिन्यू चलता रहता है तो कुछ समय अवधि के बाद में, कुछ समय के पश्चात दे बिकम लार्जर, ये दरारें जो है वो बड़ी हो जाती है, मतलब कंटिन्यूसली जो है वो सी इन रॉक्स के ऊपर स्ट्राइक करेगा. फिर पहले वो पत्थर अपने मजबूती के साथ खड़ा है तो धीरे धीरे वो लूज हो जाएगा, उसके वो स्पेसिफिक प्लेस जहाँ पर वाटर कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है तो फिर वहां पर दरार पड़ जाएगी और फिर वो धीरे धीरे वो दरार क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी. क्लियर? So the larger and the wider, वो बड़ी हो जाएगी और चौड़ी भी हो जाएगी. Clear? So thus hollow like caves are formed on the rock. और इस तरह जो है वो समुद्र के अंदर एक समुद्री गुफाओं का निर्माण हो जाता है. अब इस चट्टान के अंदर एक दरार आई, वो दरार लंबी भी हो गई, दरार बड़ी भी हो गई, और इसके अंदर का जो रॉक्स का जो थे मटेरियल वो सारा पानी के साथ में बह गया तो यहाँ पर एक खड्डा बन गया, इसे समुद्री गुफा भी कहा जाता है. क्लियर? सो दस होलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी केव्स. उन्हें सी केव्स भी कहा जाता है. एज दीज cavities become the bigger and the bigger, only the roof of the caves remains. Thus sea forms the arches. और फिर क्या होता है, जब ये प्रोसेस तो रुकेगा नहीं, समुद्री गुफा बनने के बाद में वाटर जो है वो कंटिन्यू स्ट्राइक करता रहेगा. जब वाटर कंटिन्यू स्ट्राइक करता रहेगा तो धीरे धीरे सीधी सी बात है उस केव्स के पास में भी दरारें पड़नी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो है वो ये जो इरोजन है वो बढ़ता जाएगा. और जैसे जैसे वो इरोजन बढ़ता जाएगा, become bigger and bigger, only the roof of the caves remains. Thus अब फिर क्या होगा कि सिर्फ जो है वो उसकी समुद्री गुफा की रूफ ही एग्जिस्ट करेगी, बचेगी. तो इससे क्या होगा, उसको 10 फॉर्मिंग सी
आर्चेस, उसको सी आर्चेस कहा जाता है। फर्दर एरोजन, अब वापस एरोजन तो कंटिन्यू है, फर्दर एरोजन ब्रेक द रूफ। अब क्या होगा, धीरे धीरे जब एरोजन चलता जाएगा तो धीरे धीरे मटेरियल कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर at the point at a specific time when the erosion at the peak or at the apex, तो इस गुफा की जो रूफ है वो भी टूट जाएगी। तो इससे क्या हुआ, जब पहले चट्टान का आकार इस तरह का था, फिर उसके अंदर केव बनी, फिर इस केव के अंदर भी इरोजन कंटिन्यू रहा, तो फिर क्या हो गई, रूफ बन गई। और इस तरह से जो है वो इस तरह बीच में क्या हो गई, वो बिना रूफ की समुद्री चट्टानें इस तरह से खड़ी हो गई। क्लियर? सो अब इस फर्दर द एरोजन ब्रेक द रूफ एंड द वॉल्स आर लेफ्ट, दीज आर लाइक फीचर आर कॉल्ड द स्टैक्स। अब इनको स्टैक्स कहा जाता है। एक चट्टान थी, उसके अंदर जो है वो समुद्री गुफा बनी, फिर धीरे धीरे जो है वो उसकी रूफ भी टूट गई, तो वो चट्टान जो है वो क्या हो गई, अलग अलग दो भागों में बट गई। क्लियर? सो उन्हें स्टैक्स कहा जाता है। The steps rocky and rocky coast rising almost the vertical above the sea, यह समुद्र के अंदर लगभग वर्टिकल खड़े होते हैं। क्लियर? एंड इज कॉल्ड सी क्लिफ, उन्हें सी क्लिफ भी कहा जाता है। क्लियर? द सी वेव्स डिपोजिट, अब जो सी वेव्स हैं, जो समुद्री जो लहरें हैं, वो वेव डिपोजिट वो जमा करती है सेडिमेंट्स अलोंग द सोर्स फॉर्मिंग बीचेस। वो अपने साथ में जो समुद्र की लहरें, वो अपने साथ में कई तरह के पदार्थ, कई तरह के जो है वो सेडिमेंट रॉक्स वगैरह लाती हैं, जो समुद्र के किनारों पर जमा हो जाते हैं और वहाँ एक नई लैंडफॉर्म्स बनती है। क्लियर? सो इट इज द वर्क ऑफ द सी वेव्स, और इसे सी केव, सी आर्च, स्टैक्स एंड सी क्लिफ्स, ये सारे लैंडफॉर्म हैं जो इसके द्वारा बनते हैं। और इसके बाद में आता है द वर्क ऑफ द आइस, द ग्लेशियर्स। ठीक है? ग्लेशियर माने बर्फ के बहुत बड़े बड़े विशाल खंड, उन्हें या बर्फ का एक विशाल क्षेत्र, और उसके अंदर जो है उनको ग्लेशियर्स कहा जाता है। ठीक है? ग्लेशियर्स आर रिवर ऑफ आइस। ग्लेशियर क्या है? रिवर ऑफ आइस है, बर्फ की नदी है। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय द बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। जब अब क्योंकि यहाँ ये समुद्र, क्योंकि यहाँ पर आइस को भी एक रिवर कहा गया है, तो रिवर जो है वो अपने पीछे आने वाले फोर्स पर, जहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं वहां पर कंटिन्यू जो है वो बर्फ की बारिश होती रहती है। और जैसे जैसे बर्फ की बारिश होती है जिसको वैसे वैसे जो है वो वहां पर जो अब नदी होती है, तो जो इसका एक स्पेसिफिक जो है फ्लो होता है, स्पेसिफिक फ्लो होता है, स्पेसिफिक फ्लो पाथ होता है। अब स्पेसिफिक फ्लो पाथ में जो है वो स्लोप होता है, और जब ऊपर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर जब आइस जब जमा हो जाती है तो इसके ऊपर फोर्स आता है, तो ये धीरे धीरे जो है वो मूव करता है। आप एक बात ध्यान रखना कि आइस रिवर जो होती है वो वाटर रिवर की तरह स्पीड से नहीं बहती। क्लियर? इनकी जो मूवमेंट है वो थोड़ी स्लो होती है, तो ये धीरे धीरे नीचे की ओर बहती है, और ये भी लैंडफॉर्म का निर्माण करती है, ये भी भू आकृतियों का निर्माण करती है। कैसे? इसके बर्फ के नीचे जो है वो कई तरह के सेडिमेंट रॉक्स, पत्थर पाए जाते हैं, उनके अंदर मिट्टी के कण भी होते हैं, तो उनका जो पाथ होता है, उनके पाथ के एकदम नीचे वो उनसे रगड़ खा के जो है वो फ्रिक्शन के थ्रू जो है वो लैंडफॉर्म का निर्माण करती है। अब ये कैसे होता है? द बुलडोजिंग soil and the stone to expose the solid rocks below, and the glacier curve out deep hollows there। और जब वो
ये समुद्र नदी आगे की ओर बहती है और वो अपने नीचे और अपने बहाव क्षेत्र के नीचे, बहाव मतलब कि जो उनका फ्लोइंग एरिया है उसके नीचे जब वो एरोजन करती है फ्रैक्शन के थ्रू, तो वहां पर कई जगह पर जो है वो डीप होल बन जाते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, विच आउट डीप होलोज। तो बहुत बड़े बड़े गर्त मतलब खड्डे बन जाते हैं, क्लियर। और फिर क्या होता है, डीप होलोज देयर एज द आइस मेल्ट, और जब इन जहां पर ग्लेशियर्स के अंदर गर्मी आती है तब ये आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, आइस पिघल जाती है। आइस पिघलने पर क्या होता है, दे गेट फील्ड अप विद द वाटर। कौन, वो गर्त जिसके जो कि एरोजन से बने, जो कि अपरदन से बने हैं, उसके अंदर पानी जमा हो जाता है, क्योंकि वो खड्डा है, खड्डे के अंदर बर्फ है और बर्फ मेल्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उस खड्डे के अंदर पानी जमा हो जाएगा। सो एज द आइस मेल्ट दे गेट फिल्ड अप विद द वाटर एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स, और बहुत सुंदर लेक्स बन जाएगी इन द माउंटेन्स। माउंटेन्स के अंदर ब्यूटीफुल लेक्स का निर्माण इस तरह से होता है। The material carried by the glaciers such as rocks, big and small, बड़ी बड़ी चट्टानें, छोटी चट्टानें, सैंड मतलब कि धूल के कण, एंड द साइल गेट्स डिपोजिट, और ये सब भी निक्षेप जो है वो जमा होते हैं। These deposits forms the glacial moraines, क्लियर, और इनको ग्लेशियल मोरेन्स कहा जाता है। And then work of wind, हवा के द्वारा, ये तो हम रात में स्पेसिफिक हमारे एरिया के अंदर हम इस चीज को देखते भी हैं कि गर्मियों के अंदर बहुत तेज हवा चलती है, उसके साथ में आंधी भी आती है जो अपने साथ में बहुत सारी मिट्टी कैरी आउट करके लाती है। तो ये कैसे होता है, आप इसको देखिए। हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, क्या आपने कभी डेजर्ट में विजिट करी है या कभी आप मरुस्थल गए हैं? ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर ऑफ सैंड ड्यून्स, कभी जो है वो आप मिट्टी के जो बड़े बड़े टीले होते हैं उनके पिक्चर्स की तरफ आप देखिए। आपके यहाँ 3.9 फिगर में सैंड ड्यून्स दिए हुए हैं। तो एन एक्टिव एजेंट ऑफ द एरोजन एंड द डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट के अंदर सबसे एक्टिव इरोजन और डिपोजिशन का जो एक एलिमेंट है वो है क्या, विंड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इरोजन और डिपोजिशन करता है, क्लियर। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड द मशरूम रॉक्स, उसे मशरूम रॉक्स कहा जाता है। अब ऐसा क्यों, मशरूम तो ऊपर से बड़ा होता है और नीचे से स्टेम होता है, स्टेम दिखता है ना जब हम मशरूम को देखते हैं, ऊपर एक छतरी की तरह होता है और नीचे जो है वो स्टेम्स होती है उसकी। तो यहाँ ऐसे कैसे होता है, इसका रीजन है, आगे देखिए। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। बात ये है कि जब विंड जो है वो जब अपरदन करती है तो वो किसी सैंडी रॉक्स के ऊपर वाले, मिट्टी से बनी हुई रॉक्स के ऊपर वाले पार्ट की बजाय उसके नीचे वाले पार्ट को ज्यादा इरोड करती है, उसका अपरदन ज्यादा करती है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट जो है वो तो एक ऐसी शेप में होता है जो जिससे विंड ज्यादा नहीं टकराती है, पर जो नीचे वाला जो शेप है वो शेप जो है वो एकदम उस एयर के अगेंस्ट खड़ा होता है, इसलिए वहां स्ट्राइक करती है, हवा वहां पर चोट करती है, स्ट्राइक करती है, तो वहां से एरोजन ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे इस तरह से क्या होता है कि वो एरोड होके ऊपर वाला एरिया तो बड़ा रह जाता है और नीचे वाला जो उसका बेस है वो क्या रह जाता है, वो बेस उस कंपैरेटिवली उसके अपर पार्ट से कम रह जाता है। So therefore the such rocks have narrow base and the wider top, जैसा कि मैंने आपको कहा। When the wind blows, जब हवा चलती है, it lift and transports sands from one place to another। जो हवा चलती है वो मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ट्रांसपोर्टेड करती है। When it stops blowing, जब हवा
जब बहती है तब ले जाती है, और जब हवा रुक जाती है तो क्या होता है, द सैंड फॉल्स, मिट्टी गिर जाती है, एंड गेट डिपोजिटेड इन द लॉ हिल्स, और लॉ हिल्स में वो डिपोजिट मतलब कि इकट्ठी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, लाइक स्ट्रक्चर एंड दीज आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स, और जहां मिट्टी बड़ी मात्रा में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पर इकट्ठी हो जाती है तो वहां पर सैंड के ड्यून्स, मिट्टी के टीले बन जाते हैं। when the grains of the sand are very fine and light, wind can carry it over very long distance। जब हवा जो है वो अपने तीव्र गति पर होती है तब वो इस अपने साथ मिट्टी को बहुत लंबी दूरी तक ले जाती है। When such a sand is deposited in the large area, जब वह मिट्टी जो कि हवा के द्वारा बहुत दूर से लाई गई है और वो बड़े एरिया के अंदर फैल जाती है, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर डिपोजिटेड हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड लॉयस, उसे लॉयस कहा जाता है। एंड लार्ज डिपोजिटेड लॉयस इज फाउंड इन चाइना, चाइना के अंदर से डिपोजिटेड लॉयस जो है वो देखे जा सकते हैं, वहां कई सारे पाए जाते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर एंड होता है। अब जब तक कि जो है वो चैप्टर नंबर 2 आई थिंक चैप्टर 2 का जो है वो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। आई विल चेक इट एंड सेंड द आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द चैप्टर। ओके।